हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डोकलाम पर भूटान के प्रधानमंत्री का ऐसा बयान कि भारत के लिए बड़ी ही चिंता की बात। बताएंगे क्यों दोस्तों, और क्यों इस बयान से चाइना हो जाएगा खुश। आपको सारी बातें बताएंगे और इसी बीच बताएंगे सबसे बड़ी खबर, जहां अमृतपाल सिंह के पाकिस्तान कनेक्शन का हुआ है सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ, किसके साथ कनेक्शन जुड़ा है दोस्तों, आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां रूस की जापान सागर में एंटी शिप मिसाइल टेस्टिंग से नाटो देशों में मच गया हड़कंप। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी ही राहत की खबर है, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने को लेकर जिसके डेट को बढ़ा दिया गया है, डेडलाइन अब चेंज कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे अब क्या है नया डेडलाइन। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और अपने भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चाइना के आगे झुका भारत का दोस्त, भारत का पड़ोसी भूटान। कह दिया कि हमारी सीमा में नहीं है कोई चीनी गाँव। बता दें भूटान ने दावा किया है कि उसकी सीमा के अंदर चीन ने कोई गाँव नहीं बसाया है। भूटानी प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने कहा है कि चीन के पास भी समान अधिकार है कि वो सीमा विवाद का समाधान खोजे। तो वहीं भारत का मानना है कि चीन ने इस इलाके में अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। भूटानी पीएम ने कहा कि सीमा विवाद को हल करना अकेले भूटान पर निर्भर नहीं है, हम तीन हैं, कोई बड़ा या छोटा देश नहीं है, तीन समान देश हैं, ऐसे में प्रत्येक का हिस्सा 1/3 का है। अभी तक सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया गया था कि चीन ने भूटान की सीमा के अंदर 10 गांवों को बसा लिया है दोस्तों, लेकिन भूटान के पीएम ने यह बयान देकर भारत को चौंका दिया है और चाइना को खुश कर दिया है। बता दें सीमा विवाद का समाधान खोजने में चीन की हिस्सेदारी का दावा भारत के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत शुरू से डोकलाम में चीनी घुसपैठ का विरोध करता है। डोकलाम रणनीतिक तौर पर अति संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। ये भूमि का वो संकरा भाग है दोस्तों जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को शेष देश से अलग करता है। चीन की रणनीतिक युद्ध के समय सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद कर भारत का संपर्क पूर्वोत्तर से कटना है। ऐसे में चीन डोकलाम के इलाके में ज्यादा से ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसने उस इलाके में कई सड़कें भी बना रखी हैं। आप सभी की जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के लिए डोकलाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना का स्पष्ट मानना है कि चीनी सेना को झमफेरी पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इससे उन्हें सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रखने में सहायता मिलेगी। जी हाँ, चीन चाहता है कि ट्राई जंक्शन को बटांगला से लगभग 7 किलोमीटर दक्षिण में माउंट चिपमोजी नाम की चोटी पर स्थानांतरित किया जाए। अगर ऐसा होता है तो पूरा डोकलाम पठार कानूनी रूप से चीन का हिस्सा बन जाएगा, जो भारत को कभी भी स्वीकार्य नहीं है। और ऐसे में दोस्तों भूटान के प्रधानमंत्री का जो ये बयान है कि उसकी सीमा के अंदर चीन ने कोई गांव नहीं बसाया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन सकता है दोस्तों। बहरहाल बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां अमृतपाल सिंह के पाकिस्तान कनेक्शन का बहुत बड़ा खुलासा। फाइनेंशियल कलसी का बाजवा के बेटे से है संबंध। जी हाँ, बता दें भगोड़े खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह की तलाश अब भी जारी है। आशंका है कि अमृतपाल नेपाल में छिपा हुआ है। ऐसे में भारतीय दूतावास ने नेपाल सरकार से उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। इस बीच अमृतपाल सिंह का पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अमृतपाल सिंह के फाइनेंशियल दलजीत कलसी पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बेटे का करीबी है। कलसी दुबई स्थित साद बाजवा की कंपनी से जुड़ा था। माना जा रहा है कि वो 2 महीने के लिए दुबई गया था। कलसी के दुबई में रहने की व्यवस्था कथित तौर पर खालिस्तानी आतंकवादी लांडा हरिके ने की थी। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस बात के सबूत है कि वो पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के संपर्क में था। कलसी कथित तौर पर बमबिहा गिरोह के एक गैंगस्टर के साथ भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में अमृतपाल सिंह को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, और कोई और नहीं बाजवा के बेटे से है उसका संबंध, और वहीं से उसको दी जा रही थी फंडिंग। बहरहाल इस पर अब आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों बाजवा को लेकर बताइएगा जरूर, जिसने भारत में हमेशा से जहर घोलने की कोशिश की, भारत को नष्ट करने की कोशिश की। ऐसे में दोस्तों समय रहते भारत ने हमेशा से इनके मंसूबों का पता लगा लिया है और इनकी कोशिशें हमेशा से नाकाम रही है। ऐसे में कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना आप लोग मत भूलिएगा, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान ने अमेरिका की डेमोक्रेसी समिट का न्योता ठुकराया। आखिर क्या है चीन तुर्की कनेक्शन, बता दें पाकिस्तान
ने अमेरिका द्वारा आयोजित किए जा रहे लोकतंत्र शिखर सम्मेलन बोले तो डेमोक्रेसी समिट में शामिल होने के न्योते को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि वो इस सप्ताह वॉशिंगटन में होने वाले लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेगा। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वो इसके बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए द्विपक्षीय आधार पर अमेरिका के साथ जुड़ा रहेगा। पाकिस्तान के डेमोक्रेसी समिट में शामिल न होने के पीछे चीन और तुर्की का कनेक्शन सामने आया है। दरअसल अमेरिका के नेतृत्व में ऑनलाइन शिखर सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है, लेकिन इस शिखर सम्मेलन में चीन और तुर्की को आमंत्रित नहीं किया गया। पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क चीन से करीबी रिश्ता साझा करता है। इसके अलावा वो तुर्की के साथ मिलकर मुस्लिम देशों में भी अपनी पैठ जमाना चाहता है। यही वजह है कि इन देशों को आमंत्रित न किए जाने से पाकिस्तान ने भी खुद को अलग कर लिया है। पाकिस्तान का अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका में लोकतंत्र को लेकर दूसरे शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान की भागीदारी का मुद्दा कुछ समय से चर्चा में था। ऐसे में अगर पाकिस्तान इसमें शामिल होता तो वो अपने विशेष रूप से अपने सदाबहार मित्र चीन को नाराज कर देता, जिसे शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया। पाकिस्तान के लिए ये निर्णय एक चुनौतीपूर्ण था। बहरहाल पाकिस्तान ने जो ये एक्शन लिया है दोस्तों, उसने क्लियर पूरे विश्व को दिखा दिया है कि वो चाइना और तुर्की के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता और इन दोनों देशों के सामने पाकिस्तान घुटनों के बल बैठ करके जी हजूरी में लगा हुआ है और उससे डर है कि अगर इन दोनों से कैसे भी दुश्मनी हो गई या इन्होंने मेरे पाकिस्तान की तरफ से मुंह मोड़ लिया तो पाकिस्तान का विनाश हो सकता है। ऐसे में दोस्तों इतने कर्ज के साथ बैठा हुआ पाकिस्तान आखिर कैसे तुर्की और चाइना को धोखा दे सकता है? इस पर आपकी जो भी अब निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन आज यही दोनों देश है जिसने पाकिस्तान को इस हालात पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान को नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है। इस पर आपकी निजी राय बताइएगा जरूर दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस विश्लेषित खबर के लिए चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां रशिया की जापान सागर में एंटी शिप मिसाइल टेस्टिंग से नाटो देशों में मचा हड़कंप, बढ़ सकता है टेंशन। सबसे बड़ी खबर, जापान सागर में रशिया ने अपनी ताकत दिखाई है। रशिया की पैसिफिक फ्लीट ने जापान सागर में सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। रशिया के 2 युद्धपोत ने मॉस्किट क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। आपको बता दें कि ये एक एंटी शिप मिसाइल है जिसने करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मॉक वॉरशिप टारगेट को निशाना बनाया। मॉस्किट मिसाइल को नाटो सनबर्न के नाम से पुकारता है। ये सुपरसोनिक मिसाइल 120 किलोमीटर की रेंज तक वॉरशिप्स को तहस नहस कर सकती है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर, जहां यूक्रेन पहुंच चुकी है जर्मनी के लेपर्ड 2 और ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक। युद्ध में रशिया के T-19 से होगी भिड़त। बता दें जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंकों की पहली खेप यूक्रेन पहुंच चुकी है, तो वहीं ब्रिटेन से चैलेंजर 2 टैंक भी यूक्रेन पहुंच चुकी है। यूक्रेनी सेना इन टैंकों का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ करने वाली है। जर्मन रक्षा मंत्रालय ने भी यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंकों को भेजने की पुष्टि की है। इस टैंक को ऑपरेट करने के लिए जर्मनी ने यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि टैंक युद्ध के मोर्चे पर निर्णायक योगदान कर सकते हैं। लेपर्ड 2 जर्मनी का मुख्य युद्धक टैंक है। जर्मनी ऐसे 18 टैंक यूक्रेन को देने वाला है। जी हाँ, यूक्रेन लंबे समय से रूसी आक्रमण से लड़ने के लिए आधुनिक हथियार और लड़ाकू विमानों की मांग कर रहा है। यूक्रेनी सरकार ने लेपर्ड 2 टैंक के आगमन पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि ब्रिटेन में बने चैलेंजर टैंकों के पहुंचने की पुष्टि जरूर की है। लगभग 2000 लेपर्ड 2 टैंक कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में शामिल है। ऐसे में दोस्तों ब्रिटेन ने पूरा मन बना लिया है यूक्रेन की मदद करने का और रशिया पर इनडायरेक्ट वार करेगा। जी हाँ, लेकिन क्या रशिया इन देशों से कम है? आपका कहते हैं दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां भारत के कहने पर पड़ोसी देश नेपाल ने निगरानी सूची में डाला अमृतपाल सिंह का नाम। जी हाँ, अब तक भारत ने नेपाल को लेटर लिखकर भेजा था कि अमृतपाल को किसी तीसरे देश में जाने से रोकें। अगर ऐसा है तो अब दोस्तों नेपाल की तरफ से रिस्पांस आया है और नेपाल ने कहा है कि हमने अमृतपाल सिंह को अपने देश में निगरानी सूची में डाल दिया है। नेपाल ने अमृतपाल सिंह को निगरानी सूची में डालने की बड़ी जानकारी दी है। भगोड़े कट्टरपंथी अलगाववादी अमृतपाल सिंह को कहीं अन्यत्र भागने से रोकने के भारत सरकार के अनुरोध पर नेपाल ने अमृतपाल को निगरानी सूची में डाल दिया है। भारत सरकार ने नेपाल सरकार से अनुरोध किया था कि वो अमृतपाल को किसी तीसरे देश में भागने की अनुमति ना दे और यदि अमृतपाल भारतीय पासपोर्ट या किसी अन्य फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके भागने का प्रयास करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि अमृतपाल सिंह नेपाल में छिपा हुआ है, नेपाल पहुंच चुका है। अधिकारियों ने बताया है कि आव्रजन विभाग ने भारत सरकार के अनुरोध पर अमृतपाल
को अपनी निगरानी सूची में रखा है। विभाग के सूचना अधिकारी कंवल प्रसाद पांडे ने कहा कि हमें भारतीय दूतावास से एक लिखित नोट प्राप्त हुआ है और अमृतपाल के पासपोर्ट की एक प्रति भी मिली है, यानी कॉपी भी मिली है। भारत ने आशंका व्यक्त की है कि अमृतपाल संभवतः नेपाल में प्रवेश कर चुका है। चलते हैं एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां रशिया और चीन के बीच बढ़ती दोस्ती को क्यों रोक नहीं सकता भारत, इस मजबूत रिश्ते को करना होगा बर्दाश्त। बता दें, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से ही भारत में बैठे विदेश नीति के जानकार इसके अलग अलग तरह से मायने निकालने लगे हैं। कुछ मान रहे हैं कि जिनपिंग का दौरा भारत और रशिया के रिश्तों को कमजोर करने के लिए काफी है, तो कुछ मान रहे हैं कि इससे भारत की दोस्ती खतरे में आ जाएगी। रशिया की तरफ से ऐसी हर बात से इनकार कर दिया गया है। रशिया का कहना है कि रशिया और भारत के रिश्तों को लेकर जो भी बातें हो रही हैं वो पूरी तरह से बकवास है। पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यह स्थिति बहुत ही स्वाभाविक है। वो मान रहे हैं कि भारत चाहे जो कर ले, चीन को रशिया के करीब जाने से नहीं रोक सकता। विदेश नीति के जानकारों की माने तो अगर कोई देश असाधारण तौर पर कमजोर नहीं है तो फिर वो अपने समकक्ष देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाता है। हो सकता है कि दूसरे देश को इससे थोड़ा असर भी पड़ता है, लेकिन ये घटनाक्रम कभी दो देशों के रिश्तों को नहीं तोड़ सकते हैं। उनकी माने तो भारत चीन के साथ रशिया की दोस्ती को उसी तरह मानने को मजबूर है जैसे पाकिस्तान के साथ अमेरिका के व्यवहार को मानने के लिए मजबूर है। इस व्यवहार के बदले में अमेरिका रशिया के साथ भारत के सहयोग और चीन के साथ पाकिस्तान के सहयोग और इसी तरह के बाकी मसलों पर भी कुछ नहीं कहता है। बहरहाल अगर इसको दूसरे नजरिए से आप लोग देखें तो एक तरीके से पश्चिमी देश और पश्चिमी देश के विशेषज्ञ भारत को भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे पर। जी हाँ, ताकि भारत को यह लगे कि रशिया का संबंध भारत के साथ कम हो रहा है और भारत के मन में रशिया के लिए नेगेटिव चीजें आ जाए, इसका ये दूसरा पहलू हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों के इस राय को लेकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आप लोग चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और गृह मंत्री के मुंह पर बोली एक महिला, कहा यहाँ से भागो। जी हाँ, इमिग्रेशन पॉलिसी से नाराजगी जताई उस महिला ने। बता दें, अप्रवासियों के खिलाफ लगातार सख्त रहने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को बीच रास्ते पर निशाना बनाने की कोशिश की गई। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने एसेक्स टाउन सेंटर का दौरा किया था और इस दौरान उनके मुंह पर यहाँ से भागो के नारे लगाए गए। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो से पता चलता है कि ये नारा एक महिला लगा रही थी। बता दें, वीडियो के मुताबिक और स्काई न्यूज के मुताबिक ये महिला ऋषि सुनक सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसी से काफी नाराज है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दें, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया ऐसा बड़ा दावा, कहा मैं 24 घंटे के भीतर रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवा सकता हूं। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वो महज 24 घंटे के भीतर रशिया यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करवा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वो शांति वार्ता की अध्यक्षता करके ऐसा करेंगे, लेकिन ये कैसे करेंगे ये समझाने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कहा कि यदि अमेरिका में 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के अंत तक युद्ध समाप्त नहीं होता और वो व्हाइट हाउस के लिए फिर से चुने जाते हैं तो वो युद्ध को एक दिन के भीतर शांति समझौते के साथ खत्म करवा सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के वोलोदिमीर जेलेंस्की और उनके बीच की बातचीत आसान और सार्थक होगी। इससे 1 साल से अधिक समय से चल रहा संघर्ष महज 24 घंटे के अंदर में थम जाएगा। ऐसे में दोस्तों, ट्रंप के इस दावे को क्या आप रियल मानते हैं या फिर आपको भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बस ऊपर ऊपर बातें और फेंकते हैं? देखते दोस्तों, भारत की जनता डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या विचार रखती है अपने मन में। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां कनाडा में महात्मा गांधी की प्रतिमा हुई क्षतिग्रस्त, खालिस्तान समर्थकों पर लगे बड़े आरोप। जी हां, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की खबर सामने आई है। महात्मा गांधी की प्रतिमा को निशाना बनाने की एक ही महीने में यह दूसरी घटना है। इससे पहले ओंटारियो प्रांत में भी महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसका आरोप खालिस्तान समर्थकों पर लगा था। ताजा मामले में भी खालिस्तान समर्थकों पर ही आरोप लग रहे हैं। खबर के अनुसार ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के बर्नबे कैंपस में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को निशाना बनाया गया है, जिस पर वैंकूवर के महावाणिज्य दूत ने नाराजगी जाहिर करते हुए घटना की निंदा की और दोषियों की पहचान पर कड़ी सजा देने की मांग की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस पर बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कनाडाई अथॉरिटीज से अपील की गई है कि वो मामले की जांच कर जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई
कार्रवाई करे। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दे, जहाँ एक और सनक भरा फरमान, किम जोंग उन का 653 बुलेट्स हो गई चोरी, तो तानाशाह किम जोंग उन ने पूरे शहर में ही लगा डाला लॉकडाउन। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर सनक भरा फरमान सुनाकर लोगों को परेशानी में डाल दिया है। इस बार उनका कहना है कि 2 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हेसन को तब तक लॉकडाउन में रखा जाएगा जब तक कि उन्हें 653 बुलेट्स नहीं मिल जाती। रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक एक सैन्य वापसी के दौरान 653 बंदूकों की बुलेट्स गायब हो गई है। इसी के बाद किम जोंग उन ने अधिकारियों को पूरे शहर की तलाशी लेने के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट्स में रायग गैंग के एक निवासी ने बताया है कि शहर में सभी 653 बुलेट्स मिलने तक लॉकडाउन रहेगा। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दे दोस्तों, जहां पर जंग में रशिया ने उतारा सुखोई 35, यूक्रेन ने कहा इस फाइटर जेट का अभी तक कोई तोड़ नहीं। जी हाँ, यूक्रेन में जारी जंग में रशिया ने यूक्रेनी खतरों को भांप करके अब अपना सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र माने जाने वाले फाइटर जेट जंग में उतार दिया है। रशिया ने Su-35 फाइटर जेट को यूक्रेन के आसमान में लहराया है। बता दें कि यूक्रेन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। यूक्रेन ने कहा कि सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स का मुकाबला करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। आपको मालूम हो कि सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स की लंबाई 71.10 फीट और ऊंचाई 19.4 फीट होती है, जिससे ये जब दुश्मन के क्षेत्र में उड़ता है तो पूरे एरिया को तहस नहस कर देता है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दे, जहां रशिया और भारत के बीच बम्पर तेल खरीद पर रूसी डिप्टी पीएम का बहुत बड़ा बयान। बता दे, अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी भारत रशिया से भारी मात्रा में रियायत कीमतों पर कच्चा तेल खरीद रहा है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक के अनुसार भारत ने पिछले साल की तुलना में 22 गुना ज्यादा रूसी तेल खरीदा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि भारत ने कुल कितना तेल खरीदा। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने रशिया के बजाय अन्य देशों से तेल खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन इस दौरान भारत को निर्यात होने वाली रूसी तेल में पिछले साल की तुलना 22 गुना बढ़ोतरी हुई है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूरोपीय यूनियन ने रशिया से तेल खरीद पर रोक लगाते हुए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद रशिया ने अपने तेल निर्यात को पूरी तरह से भारत और चीन की ओर स्थानांतरित कर दिया। साथ ही साथ बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां भोजन के बाद अब पाकिस्तान में दवाओं की भारी कमी, लोग नकली दवाएं खाने को हुए मजबूर। जी हां, भूख से जूझते पाकिस्तान के लोगों को अब जरूरी दवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। देश में दवाओं की किल्लत के बीच उनकी तस्करी और नकली दवाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। पाकिस्तान में दवा की कीमतों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और दवा उद्योग के बीच खींचातानी चल रही है, जिस कारण देश में सभी जरूरी दवाओं की भारी कमी हो गई है। पाकिस्तानी रुपए में भारी अवमूल्यन और बढ़ती महंगाई को लेकर दवा कंपनियां मांग कर रही हैं कि दवा की कीमतों में 38% की बढ़ोतरी की जाए, लेकिन पाकिस्तान का स्वास्थ्य मंत्रालय राजी नहीं हो रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट के कारण पाकिस्तान के दवा उत्पादक और आयातकों को विदेशों से दवा और कच्चा माल खरीदने पर काफी खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी DRAP ने दवाओं का जो मूल्य निर्धारित किया है उसे बढ़ा नहीं रहा है, जिससे आयातकों के लिए बाहर से दवाएं आयात करना बेहद कठिन हो गया है। साथ ही साथ दोस्तों भारत में कोरोना को लेकर बात कर लेते हैं, जहां देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। एक्सपर्ट ने बताया कब आएगी फिर से कोरोना की पीक। बता दें, देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 11,000 होने वाली है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और कर्नाटक में सबसे अधिक केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। देश में कुल 14 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। कुछ सप्ताह में ही संक्रमण दर में करीब 4 गुना का इजाफा हुआ है। दिल्ली के 2 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 13% के पार चला गया है। कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन भी थोड़ा बढ़ गया है। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट अभी भी 99% के करीब है, लेकिन रोजाना कोविड के मामलों में इजाफा जो हो रहा है दोस्तों, वो चिंता का सबब बन रहा है। इसीलिए हमेशा हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे और सब्सक्राइबर की तरह फैमिली के मेंबर बन जाइएगा। दोस्तों बात करते हैं एक और खबर की, जहां खराब और नकली क्वालिटी दवा बनाने वाली 18 फार्मा कंपनियों का लाइसेंस कर दिया है मोदी सरकार ने रद्द। जी हां, मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन। मोदी सरकार ने नकली और खराब गुणवत्ता की दवा बनाने वाली फार्मा कंपनियों पर शिकंजा कसा है। सरकार ने ऐसी दवा कंपनियों के 18 लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। बीते कुछ वक्त से विदेशों में जाने वाली भारतीय दवाओं को लेकर अनियमितता देखने को मिल रही है। इसी के साथ कई घटनाएं देश में भी हो चुकी हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने गंभीर होते हुए ये सख्त कदम उठाया है। जी हां, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर
विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कहा चला रहे ये भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान। और इमरजेंसी को लेकर भी कह दी बड़ी बात, कहा इमरजेंसी की आंधी में हम हो गए थे खत्म, बता दें। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद एकजुट होते विपक्ष पर पीएम मोदी ने कल जमकर हमला बोला। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इमरजेंसी का भी जिक्र करके कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेता एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं और कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि पूरे विश्व में आज जब हिंदुस्तान का डंका बज रहा है तो देश के भीतर और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। पीएम मोदी भाजपा के केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का लोकार्पण करने के बाद संबोधित कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी जी के एक एक बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अब बहुत महत्वपूर्ण खबर आपके लिए आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जहां फिर बढ़ चुकी है पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख। जी हां, पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। इस काम को करने के लिए पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे 3 महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को 30 जून 2023 तक लिंक करा सकेंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर नई निर्धारित तिथि यानी 30 जून 2023 तक ये काम कराने से चूकते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा। जी हाँ, इनकम टैक्स विभाग की ओर से भी इस संबंध में ट्वीट किया गया है। दोस्तों, आप ये इनकम टैक्स इंडिया का ट्वीट देख पा रहे होंगे जो हमने स्क्रीन पर दिखाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि करदाताओं को इस जरूरी काम तक के लिए कुछ और समय देने के लिए तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। पहले तय की गई डेडलाइन खत्म होने से 3 दिन पहले ही करदाताओं को ये राहत दे दी गई है। बहरहाल दोस्तों, जो लोग ये खबरें देख रहे हैं ऐसे में कितने भाई बहन है जिनका आधार पैन कार्ड से लिंक हो चुका है, कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर भी बहुत बड़ा नया नियम जारी हुआ है। वो क्या नियम है आपको बता दें कि इस समय सरकार की जानकारी में आया है कि कई राशन कार्ड धारक इसके योग्य नहीं है, फिर भी वो राशन का लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों, वही योजना के पात्र कई कार्ड धारकों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे में जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। ऐसे में अधिकारियों के माध्यम से अपात्र लोगों से तुरंत राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, बाकी सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दिया, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।